हेलो। आज जो चर्चा हम लोग करेंगे साइटोलॉजी में, उसमें इंक्लूजन्स और न्यूक्लियस शामिल होगा। ये दोनों मुद्दे जो आज हम लोग टेकअप करने जा रहे हैं, उसमें इंक्लूजन्स लार्जली इंफॉर्मेशन बेस्ड मुद्दा होने जा रहा है। न्यूक्लियस के बारे में जो चर्चा होगी उसमें भी ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं हैं। ये फ्यू फैक्ट्स वुड बी देयर, और हालांकि न्यूक्लियोलस जो हम लोग देखेंगे वहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंसेप्चुअल आर्गूमेंट्स आपको मिलने जा रहा है। तो आज की बातचीत में जो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखें दैट विल बी इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स क्या होते हैं? कभी भी अगर इंक्लूजन्स की बात करें तो इंक्लूजन्स क्या है? देखो, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले नॉन लिविंग सब्सटेंसेज है, जो स्टोरेज कंपाउंड हो सकता है, सिक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, और ये पिगमेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। अब इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के स्टोर्ड न्यूट्रिएंट को लेकर के अगर आप देखेंगे तो उसमें स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, फैट ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं, प्रोटीन बॉडीज़ हो सकती हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स होने जा रहे हैं स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स के, जो कि सेल इंक्लूजन्स के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला मुद्दा जो हम लोग लेंगे उसे स्टार्च ग्रेन्स कहेंगे हम लोग। ये जो स्टार्च ग्रेन्स होंगे उनके बारे में आपको ये बेसिक आइडिया ज़रूर होगा कि स्टार्च इज़ ए होमोपॉलीसेकेराइड, और ये जो है एक स्टोरेज कंपाउंड है। किसका? तो प्लांट्स का। स्टार्च जो होगा वो स्टोरेज प्रोडक्ट होगा। स्टोरेज एक पार्टिकुलर तरह का कार्बोहाइड्रेट होगा। ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, और ये जो कंपाउंड होगा ये प्लांट का स्टोरेज प्रोडक्ट होने जा रहा है। और ये जिस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर किया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? एमाइलोप्लास्ट है। नॉर्मली स्टार्च का जो डिपोजिशन होता है वहाँ पे एक प्रोटीन का कोर होगा, एंड दैट कोर ऑफ प्रोटीन इज एक्चुअली नोन एज हाइलम। और उस हाइलम के चारों तरफ अगर आप लेकर के देखें तो आप पाएंगे कि स्टार्च का डिपोजिशन किया जाता है। उसके चारों तरफ स्टार्च का डिपोजिशन किया जाएगा, और शेप ऑफ द स्टार्च ग्रेन जो होगा दैट विल वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अलग अलग सेल्स में इसका टाइप जो होगा वो काफ़ी वेरी करने जा रहा है। अगर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल की बात करें तो ये भी एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होगा, लेकिन ये स्टोरेज कंपाउंड के रूप में कहाँ पाया जाएगा? तो जो एनिमल्स होंगे, जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोगों के मसल फाइबर्स में होंगे, हमारे लीवर सेल्स में होने जा रहे हैं। ये प्रोमिनेंटली एनिमल सेल्स में पाए जाएंगे, उनके मसल फाइबर्स में या लीवर सेल्स में। लेकिन उसके साथ ही साथ फंगल जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर भी ग्लाइकोजन की स्टोरेज आपको दिखाई पड़ेगी। दूसरी तरफ आप फैट और वाइल ड्रॉपलेट्स को लेकर के देखें तो ये जो होगा फैट या वाइल ड्रॉपलेट जो होगा ये आपको जो जो कि एनिमल सेल्स होंगे उनमें आपको दिखाई पड़ेगा। एंड देयर आर प्लांट्स जहाँ पे ये बहुत सारे सीड्स वगैरह होंगे, जिन सीड्स से हम लोग वाइल निकालते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, राई हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होंगी। मस्टर्ड इज़ वेरी गुड एग्जांपल। सोया हो गया, तो सनफ्लावर हो गया, ग्राउंडनट हो गया। तो ये जो तमाम सीड्स होंगे उनके अंदर ढेर सारा वाइल स्टोर होता है। लेकिन एनिमल्स भी होंगे जहाँ पे फैट या वाइल की स्टोरेज आपको दिखाई पड़ेगी। एनिमल्स में जो फैट का स्टोरेज होता है दैट अकर्स विद इन ए वेरी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल, जिसको एडिपोसाइट्स कहते हैं। एडिपोसाइट्स रखने वाले पार्टिकुलर टाइप ऑफ जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ एडिपोज टिश्यू। तो अभी जो इंक्लूजन्स के बारे में आपने देखा उसमें तीन बात हमने कही। जैसे एक तो हमने आपसे कहा अबाउट स्टार्च ग्रेन। तो जो स्टार्च ग्रेन्स होंगे, पहली बात तो ये रखिए कि ये कहाँ पे होने जा रहे हैं। तो स्टार्च ग्रेन्स आर बेसिकली स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट्स, और प्लांट में ये नॉर्मली जो जिस प्रकार के ल्यूकोसाइड में इनका स्टोरेज होगा उसको आप एमाइलोप्लास्ट कहने जा रहे हैं। अगर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की चर्चा करें तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के केस में आप पाइएगा कि ये भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होंगे, लेकिन ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के रूप में एनिमल सेल्स में पाए जाएंगे। और एनिमल में कहाँ पे, कौन सा एनिमल सेल में ये दिखने जा रहे हैं? तो जो हमारे लीवर सेल्स होंगे, जो हमारे मसल फाइबर्स होंगे, वहाँ पे बेसिकली ये उपस्थित होने जा रहे हैं। उसी तरह अगर फैट या वाइल ड्रॉपलेट्स को लेकर के देखें तो मैंने कहा कि जैसे वैसे आपको सीड्स दिखाई पड़ेंगे विच सर्व एज सोर्स ऑफ वाइल, जैसे मस्टर्ड हमने कहा या सनफ्लावर कहा,
तो ये ग्राउंडनट का ये ऐसे सीड्स होंगे जिनके सेल्स में ढेर सारा ऑयल स्टोर्ड होता है। और उसी तरह अगर आप एनिमल को लेकर के देखें तो एनिमल में भी स्पेशलाइज्ड सेल्स आर प्रेजेंट विच स्टोर फैट या ऑयल, और ये जो फैट या ऑयल होंगे उस फैट या ऑयल को हम लोग कभी भी कहते हैं, वहाँ जो फैट और ऑयल होगा वो जिस पार्टिकुलर तरह के सेल में उपस्थित होंगे उसे एडिपोसाइट्स कहने जा रहे हैं। और एडिपोसाइट रखने वाले टिश्यू को हम लोग एडिपोज टिश्यू का नाम देंगे। उसी के साथ एक और मुद्दा आएगा इसमें, दैट विल बी एलिरॉन ग्रेन्स। तो एलिरॉन ग्रेन्स को हम लोग प्रोटीन बॉडीज या प्रोटीन ग्रेन्स भी बोलेंगे। और जो स्टार्ची एंडोस्पर्म जो होता है, देयर आर सीड्स, देयर आर ग्रेन्स रेदर, जिनका एंडोस्पर्म जो होगा उस एंडोस्पर्म का बाहरी हिस्सा जो होगा, बाहरी जो लेयर होगा वो एलिरॉन लेयर कहलाता है। और उस लेयर के सेल्स में आपको ढेर सारा ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, एंड दोज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली नोन एज एलिरॉन ग्रेन्स। और ये बेसिकली क्या होने जा रहे हैं, तो दे वुड बी बेसिकली प्रोटीन बॉडीज़। तो ये एलिरॉन ग्रेन्स या प्रोटीन बॉडीज़ ये जो होंगे एलिरॉन लेयर के सेल्स में दिखेंगे। और ये जो एलिरॉन लेयर में प्रोटीन बॉडीज़ की जो उपस्थिति होगी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने जा रहा है, ख़ास करके सीड के जर्मिनेशन में। जब सीड जर्मिनेट करेगा उस समय जिबरलिन किस प्रकार से स्टोरेज कंपाउंड को मोबिलाइज करेगा, ये वहाँ पे आप लेकर के जब देखेंगे तो वहाँ पे एलिरॉन ग्रेन्स के बारे में या एलिरॉन लेयर के सेल्स पे जो इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दूसरी तरफ क्रिस्टल्स, देखो बहुत सारे सेल्स ऐसे होंगे जहाँ पे क्रिस्टल्स भी दिखाई पड़ेंगे। इसमें दो तरह के क्रिस्टल्स की बातचीत यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। एक तो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होंगे उनको हम लोग सिस्टोलिथ कहेंगे। और जिस पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में सिस्टोलिथ उपस्थित होंगे उनको लिथोसाइट का नाम दिया जाएगा, दैट विल बी नोन एज लिथोसिस्ट। वो होंगे उनको कहेंगे कि वो क्या है, लिथोसिस्ट होने जा रहे हैं। उसी तरह अगर रेफाइड्स और ड्रूसा की बात करें तो रेफाइड्स और ड्रूसा जो होंगे वो बेसिकली कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप दे हैव गॉट डिफरेंट नेम। अगर आप रेफाइड्स करने जा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स को आप रेफाइड कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि ये जो होगा वो निश्चित तौर पे लंबा होने जा रहा है। जो क्रिस्टल्स लंबे होंगे उनको हम लोग रेफाइड्स कहेंगे। एंड इफ़ क्रिस्टल्स आर इन ये जो कहें कि ग्लोबुलर फॉर्म, या ऐसे कहें कि वो स्फेरिकल होने जा रहे हैं, अगर कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल स्फेरिकल होंगे तब उन्हें हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, देन वी रेफर देम एज ड्रूसा। तो अगर लंबा है कैल्शियम ऑक्जिलेट का क्रिस्टल तो रेफाइड कहिए, और अगर वो स्फेरिकल हैं तब आप उन्हें कहने जा रहे हैं कि ये क्या होंगे, देन वी रेफर देम एज ड्रूसा। सिलिका भी दिखाई पड़ेगा सर्टेन सेल्स में, सिलिका भी दिखने जा रहा है सर्टेन सेल्स में। अब यहाँ से आप शिफ्ट कर जाएंगे न्यूक्लियस पे। देखो जब हम लोगों ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल पे चर्चा शुरू की थी, उस समय मैंने ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से रेखांकित करने की कोशिश की थी कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटीरियल होगा दैट विल बी कन्फाइंड विद इन ए particular type of structure, and that structure is known as nucleus, and this nucleus is separated from cytoplasm by a nuclear envelope। तो वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को कन्फाइन किया गया है, सीमित किया गया है, उसी पार्टिकुलर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक्चुअली सर्व्स एज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। सेल की सारी एक्टिविटीज, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ये पूरा कंट्रोल कैसे करेगा, तो न्यूक्लियस के द्वारा ये जो पूरा कंट्रोल होगा दैट वुड बी मेडिएटेड थ्रू द जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा उन्हीं जेनेटिक मटेरियल के माध्यम से सेल की पूरी एक्टिविटी को नियंत्रित किया जाएगा। अब सेल यूकैरियोटिक सेल जो होंगे
उनमें न्यूक्लियस की संख्या सामान्यतः 1 होगी, लेकिन देयर आर सेल्स जहाँ पे न्यूक्लियस की संख्या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। अकॉर्डिंगली सेल को हम लोग यूनिन्यूक्लिएट या फिर मल्टीन्यूक्लिएट कहेंगे। लेकिन देयर आर यूकैरियोटिक सेल्स वेयर यू विल नॉट फाइंड एनी न्यूक्लियस एंड आवर ओन आरबीसी इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल। हम लोग का अपना आरबीसी बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारे मतलब जो मैमल्स हैं, मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। वहीं पे प्लांट में जो फ्लोएम होगा, फ्लोएम का जो सीप ट्यूब्स होने जा रहे हैं, उन सीप ट्यूब्स में आप लेकर के देखें देन यू विल फाइंड कि उन सीप ट्यूब्स में भी न्यूक्लियस की उपस्थिति नहीं होगी। तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन सीप ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम एंड मैमेलियन आरबीसी, दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल। ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इन दोनों एग्जाम्पल को आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का नहीं होना एक बहुत ही रेयर घटना है। ठीक है, बहुत ही रेयर घटना है एंड दैट्स वाई बोथ दिस एग्जाम्पल्स आर सो इम्पॉर्टेंट। अब रही बात कि न्यूक्लियस जो होगा वो कैसा दिखने जा रहा है, तो देखो नॉर्मली जब कभी भी सेल को आप लेकर के देखते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा, उस न्यूक्लियस में आप पाइएगा कि देयर इज़ एन एनवेलप, और वो जो इन्वेलप होगा वो 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ होगा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड बोथ दिस मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस हम लोग कहेंगे। और ये जो दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे दे विल बी कंटिन्यूअस विथ ईच अदर एट न्यूक्लियर पोर्स। जहाँ न्यूक्लियर पोर होंगे वहाँ एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस होने जा रहे हैं। इसको अगर बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम लोग ये देखेंगे, थोड़ा सा ये जैसे एक सेल आप मान लीजिए, और इस सेल में ये मैं कह रहा हूँ कि दिस वन इज़ ए न्यूक्लियस। मैं इसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक न्यूक्लियस के रूप में ये रचना में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उसमें मैंने अभी आपसे यही कहा कि ये एक न्यूक्लियर इन्वेलप है, दिस वन इज़ ए न्यूक्लियर इन्वेलप। और इस न्यूक्लियर इन्वेलप में ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, उस न्यूक्लियर इन्वेलप में आप बड़े स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं कि एक यहाँ पे उपस्थित होगा क्या चीज़, हियर यू विल फाइंड कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होगा, और यहीं पे लेकर के आप देखें देन यू विल फाइंड कि यहाँ उपस्थित होगा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में लेकर के देखें, जो दोनों के बीच की जगह होगी उस बीच की जगह को लेकर के देखें देन यू विल फाइंड कि यहाँ पे उपस्थित है क्या चीज़, तो यू विल फाइंड कि प्रेजेंस होगा पेरी न्यूक्लियर स्पेस का। और न्यूक्लियर इन्वेलप इज़ नॉट कंटिन्यूअस। न्यूक्लियर इन्वेलप मैंने कहा कि कंटिन्यूअस नहीं है, न्यूक्लियर इन्वेलप इज़ परफोरेटेड। और ये जो परफोरेटेड होंगे वो किसकी वजह से, तो यहाँ जो स्पेस होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर होगा। और जो स्पेस सराउंड किया गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, द स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय ए जेली लाइक फ्लूइड। और ये जो जेली लाइक फ्लूइड होगा, इसी फ्लूइड को हम लोग नाम देंगे कि ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। वी रेफर दिस वन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर आप लेकर के देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, ढेर सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होगा। एंड वी रेफर दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एज क्रोमेटिन। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, क्रोमेटिन है। और यहीं पे आप लेकर के देखेंगे कि देयर विल बी डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स। आप यहाँ पे डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर कई सारे देखेंगे। एक को हम लोग नाम दे दें कि ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। तो मैं एक सिंपल तरीके से न्यूक्लियस को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि एवरी न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर इन्वेलप। और जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगा उसमें हमेशा 2 मेम्ब्रेन होंगे, बाहर की तरफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बोथ दिस मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दोनों के बीच में जो जगह होगी वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होगा, दैट विल बी ऑक्युपाइड बाय ए फ्लूइड। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन होंगे दे विल बी कंटिन्यूअस विथ ईच अदर एट न्यूक्लियर पोर। और जो स्पेस न्यूक्लियर इन्वेलप के द्वारा घेरी जा रही है उस स्पेस में जेली की तरह का फ्लूइड होगा, उसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दैट वन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसके अंदर मैंने आपसे कहा कि ढेर सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा,
जो क्रोमेटिन फाइबर्स कहलाएंगे। उसके साथ ये बात बताई गई कि उसमें एक या एक से ज़्यादा डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, जिनको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलेंगे। न्यूक्लियर जो पोर होगा वो हमेशा रिंग लाइक स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड होंगे, और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगे उनको एन्यूलाई बोलने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियर पोर और एन्यूलाई मिलकर के न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर आज की तारीख में हमको पता है। इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर को आप डिस्कस कर लीजिए। इसमें देखिएगा कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में हमेशा 3 कंपोनेंट आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आप लेकर के देखिएगा कि देयर विल बी 2 रिंग्स, आउटर और इनर। आगे मैं डायग्राम बना हुआ है, मैं उसे दिखा रहा हूँ, लेकिन देयर विल बी 2 रिंग्स, आउटर और इनर। पहली बात तो यही हो गई। उसके बाद आप लेकर के देखेंगे कि देयर विल बी ए लार्ज पार्टिकल जो कि एक सेंट्रल प्लग के रूप में मौजूद रहेगा। ये लार्ज पार्टिकल इज देयर ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल पोजीशन, उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, सेंट्रल प्लग होने जा रहा है। दूसरी तरफ द सेंट्रल प्लग वुड बी सराउंडेड बाय 8 रेडियल स्पोक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होंगे 8 रेडियल स्पोक लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे वो सेंट्रल प्लग के चारों तरफ मौजूद होने जा रहे हैं। तो 2 रिंग्स, एक सेंट्रल प्लग और 8 रेडियल स्पोक लाइक स्ट्रक्चर मिलकर के न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का ये डायग्राम सिंपल सा यहाँ ड्रॉ किया गया है। ये जैसे ये रचना जो हो गई, इस रचना को आप कहिए कि दिस वन इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया आपका क्या चीज़, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये जो रचना हो गई ये हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो रचना हो गई इसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस हम लोग बोलेंगे। ये रचना हो गई क्या चीज़, दिस वन वुड बी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये दोनों मेम्ब्रेन आप लेकर के देख रहे हैं कि पोर के पास एक दूसरे से क्या है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे कंटिन्यूअस है। और ये कहा गया कि ये जो होगा ये आउटर रिंग होने जा रहा है, इट विल बी आउटर रिंग। और दूसरी तरफ आप लेकर के देखें तो ये दिखाई पड़ रहा है कि ये क्या है, इनर रिंग होगा। ये हिस्सा जो हुआ सेंट्रल प्लग हो गया, और ये रेडियल स्पोक हो गए। लेटरली आप देख रहे हैं तो 2 ही दिखाई पड़ेगा। टॉप व्यू ऊपर से देखिएगा, देन यू विल फाइंड कि ये जो प्लग होगा इसके चारों तरफ 8 इस तरह के रेडियल स्पोक दिखाई पड़ने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद आगे आपको मिलने जा रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एक हिस्सा होगा न्यूक्लियर मैट्रिक्स का, जिसे न्यूक्लियर लैमिना हम लोग बोलते हैं। वी रेफर दैट स्ट्रक्चर एज न्यूक्लियर लैमिना। आगे इस पे हम लोग आएंगे। अब सबसे पहली बात आप लेकर के देखें कि आखिर इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की भूमिका क्या होगी। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को फिर एक बार मैं बता दूं कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज हैविंग ए सेंट्रल प्लग दैट इज सराउंडेड बाय 8 रेडियल स्पोक। और इसके साथ साथ मैंने कहा कि देयर विल बी 2 रिंग्स, और ये 2 रिंग जो होंगे आउटर और इनर होने जा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि रेडियल, ये जो पूरी की पूरी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा। तो इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि इट ऑलवेज, एवरी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ऑलवेज एक्ट्स एज सेलेक्टिव बैरियर। ये हमेशा एक सेलेक्टिव बैरियर के रूप में काम करेंगे। और सेलेक्टिव बैरियर के रूप में काम करने का मतलब ये होगा कि ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर सर्टेन सब्सटेंसेस की एंट्री या एग्जिट को रेगुलेट करेंगे या रोकेंगे। स्पेसिफिकली आप लेकर के देखें देन यू विल फाइंड कि जो फंक्शनल राइबोसोम होंगे डेफिनेटली दे विल नॉट बी अलाउड टू इंटर न्यूक्लियोप्लाज्म। जो फंक्शनल राइबोसोम होंगे दे विल नेवर बी अलाउड टू इंटर न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन जब राइबोसोमल सब यूनिट फॉर्म करेंगे तो दे वुड डेफिनेटली बी अलाउड टू एग्जिट द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो राइबोसोम्स होंगे दे विल बी एक्चुअली सिंथेसाइज विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन जब वो राइबोसोमल सब यूनिट डेवलप कर रहे होंगे तो उनको फिर वहाँ से निकाल करके साइटोप्लाज्म में जाने से ये रचना नहीं रोकेगी। लेकिन वंस राइबोसोम्स हैव बिकम फंक्शनल दे विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में इतनी बात आप याद रखें। अब यहाँ से जो मुद्दा आएगा वो मुद्दा होने जा रहा है कौन सा,
एन्यूलेट लेमली। देखो जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की रचना है उससे एक बात स्पष्ट है कि इट्स नॉट इजी टू असेंबल दिस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स वेरी रैपिडली। अगर कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो तेजी से डिवाइड कर रही हैं, देयर आर सेल्स विच आर डिवाइडिंग वेरी रैपिडली, इज इट पॉसिबल टू असेंबल न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस वेरी रैपिडली? आंसर यही होगा कि नहीं, इसको बनाने में समय लगता है। तो मैंने कहा कि सेल्स आर अंडरगोइंग रैपिड माइटोटिक डिवीजन, तेजी से वो डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर सेल तेजी से डिवाइड करें तो फिर ऐसी स्थिति में उतनी तेजी से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस को बना पाना संभव नहीं होगा। तो इसका वे आउट क्या था? तो जैसे आजकल देखोगे कि शहरों में फ्लाईओवर बनाने की परंपरा है, काफ़ी ज़्यादा फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, और फ्लाईओवर जिस तरीके से बनते हैं उसमें काफ़ी लंबा वक्त लगना चाहिए, लेकिन उतना वक्त लगता नहीं है। एक तरफ वो कॉलम वगैरह खड़ा करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ वो जो बीच में उनको जो डिफरेंट कॉलम के बीच में आप पिलर्स के बीच में जो अलग अलग बीम लाइक स्ट्रक्चर जो वो डेवलप करते हैं, तो उसको ऑलरेडी वो दूसरी जगह उसकी कास्टिंग कर रहे होते हैं, दूसरी जगह उसकी ढलाई कर रहे होते हैं। तो एक तरह से, और इसके अलावा बहुत सारा प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसका वो इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोज रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, वैसे मतलब रैपिडली डिवाइडिंग सेल जो हैं वो भी बहुत जल्दी डिवीज़न कंप्लीट करने के लिए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस को पहले से बना करके स्टोर किए हुए रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे फ्लाईओवर को जल्दी बनाने के लिए बहुत सारा प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं तो दे हैव ए स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस। और ये कहाँ रहेंगे? तो साइटोप्लाज्म में इनको स्टोर किया जाएगा। कैसे? तो उनके पास मतलब जो सिस्टर्नी होगी साइटोप्लाज्म में, सिस्टर्नी के मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस ढेर सारे उपस्थित रहेंगे। तो वो जो स्टैक ऑफ सिस्टर्नी आपको दिखाई पड़ेगा विथ ए नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस, उसी को एन्यूलेट लैमेली का नाम हम लोग देंगे। ये कहाँ दिखेंगे? तो oocytes में और स्पर्मेटोसाइट्स में ये दिखने जा रहे हैं। oocytes और स्पर्मेटोसाइट्स में ये आपको दिखाई पड़ेंगे। अब रही बात, यहाँ से जो मुद्दा आएगा वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म का। शुरू में ही हमने आपको कहा कि जो न्यूक्लियस होगा, एवरी न्यूक्लियस वुड बी सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो जगह घेरेगा उसमें फ्लूइड एक भरा हुआ होगा, उसी फ्लूइड को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो बैरियर आपको दिखाई पड़ेगा वही बैरियर न्यूक्लियर एनवेलप है, लेकिन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में कंटिन्यूटी रहती है, एंड कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस। दूसरी तरफ ये लेकर के देखेंगे कि ऐसा लगता है कि ये अमॉर्फस है, ऐसा प्रतीत होगा कि उसके अंदर कोई रचना मौजूद नहीं है, बट फैक्ट इज दैट कि ये पूरी तरह अमॉर्फस नहीं है। इसके अंदर अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इसमें कई सारी डेफिनेटिव स्ट्रक्चर मौजूद हैं, एंड वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज न्यूक्लियर लैमिना। जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था उससे उसके साथ एक पट्टी की तरह रचना जुड़ी हुई दिखाई पड़ेगी, एंड दैट इज एक्चुअली नोन एज न्यूक्लियर लैमिला। और जो डेफिनेटिव स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है उसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलेंगे, और उसी न्यूक्लियर मैट्रिक्स का एक हिस्सा न्यूक्लियर लैमिला के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, जो मैंने कुछ देर पहले डायग्राम में आपको बताया था। दैट वाज द केस। मैंने यही कहा था कि ये जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक बैंड की तरह की रचना जुड़ी हुई होगी, एंड दैट बैंड लाइक स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियर लैमिला। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड विद इन द सेल। बट न्यूक्लियर लैमिला जिसे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे आप कह रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर की ऑर्गेनाइज रचना के बारे में जो कह रहे हैं, उसके अन्य कंपोनेंट के बारे में हमको एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो नेचुरली उसके बारे में, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उसके बारे में सिर्फ एक कंपोनेंट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब यहाँ से जो मुद्दा आएगा वो मुद्दा होगा न्यूक्लियोलस। मैंने न्यूक्लियस को जो जनरल डिस्क्रिप्शन उसका किया, उसमें ये बात हमने कही कि न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, और ये जो डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर उपस्थित होंगे उन्हीं को न्यूक्लियोलस कहेंगे, एंड देयर नंबर जो होगा दैट विल डिपेंड ऑन
अमाउंट ऑफ प्रोटीन बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय द सेल, किसी सेल के द्वारा कितना प्रोटीन बनेगा उसके ऊपर न्यूक्लियोलस की संख्या निर्भर करेगी। अगर सेल के द्वारा ज़्यादा प्रोटीन बनाया जा रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में न्यूक्लियोलाई की संख्या ज़्यादा होगी, और अगर प्रोटीन बीइंग सिंथेसाइज्ड जो प्रोटीन बन रहे हैं उनकी मात्रा अगर कम होगी तो फिर न्यूक्लियोलस की संख्या भी ज़्यादा नहीं होने जा रही। तो वो एक नंबर का कोरिलेशन है, और नंबर का कोरिलेशन इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियोलस जो होगा दैट विल सर्व एज साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। ये राइबोसोम सिंथेसिस के लिए साइट के रूप में काम करते हैं। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर ज़्यादा प्रोटीन बनानी है तो ज़्यादा राइबोसोम्स चाहिए, और ज़्यादा राइबोसोम्स के लिए न्यूक्लियोलाई का ज़्यादा होना ज़रूरी होगा। अब रहा मुद्दा कि ये जो न्यूक्लियोलस जो होंगे वो कहाँ पे होने जा रहे हैं। तो देखो, क्रोमोसोम्स में यूजुअली आप देखिएगा कि एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होगा। क्रोमोसोम में यू विल फाइंड कि एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होगा, और जहाँ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होगा उस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन में आप स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट पाते हैं। बट देयर आर क्रोमोसोम्स वेयर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस आर प्रेजेंट। ऐसे क्रोमोसोम होंगे जहाँ पे दो कंस्ट्रिक्शन होगा, दो दबा हुआ हिस्सा होगा। तो जो हिस्सा दबा हुआ है, जैसे मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई न्यूक्लियस है, कोई क्रोमोसोम अगर है, तो ये एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन उसका हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर एक और कंस्ट्रिक्शन आपको दिखाई पड़े, एक और कंस्ट्रिक्शन अगर आपको दिख रहा है, तो इस कंस्ट्रिक्शन को आप कहेंगे कि ये क्या है। वी रेफर दैट वन एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। वी रेफर दिस वन एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। नॉर्मली आप देखिएगा कि बहुत सारे केसेस में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो होगा वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के रूप में जाना जाता है। तो ये जो न्यूक्लियोलस जो होंगे दे विल बी एसोसिएटेड, ए पार्टिकुलर न्यूक्लियोलस इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जो कि सामान्यतः सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पे होता है। अब इसके बाद आप लेकर के देखेंगे कि जो न्यूक्लियोलस होगा दैट इज नेवर सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। कोई मेम्ब्रेन उसके पास नहीं होगा। दैट विल बी हैविंग टू रीजन्स। उसके पास दो तरह के हिस्से होंगे। एक जो हिस्सा होगा उसे हम लोग सेंट्रल फाइब्रिलर जोन बोलेंगे। एक जो पार्ट होगा दैट विल बी नोन एज सेंट्रल फाइब्रिलर जोन, और दूसरा जो हिस्सा होगा बाहर वाला हिस्सा उसे हम लोग पेरिफेरल ग्रेन्युलर पार्ट कहेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, तो देखो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन जो होता है वो थिन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे राइबोसोमल आरएनए के जीन्स होते हैं। देखो, जीन्स हमेशा कहलाते हैं कि ये डीएनए का वह हिस्सा है, द पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द पार्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ डीएनए वेयर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट फॉर पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ द ट्रेट। डीएनए का वह हिस्सा जहाँ पे एक पार्टिकुलर ट्रेट के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद होगा उसको जीन बोलेंगे। तो जिस डीएनए के हिस्से के पास राइबोसोमल आरएनए के लिए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगा उस जीन को कहेंगे, उस डीएनए के हिस्से को कहेंगे कि ये राइबोसोमल आरएनए जीन है। तो होता क्या है कि सेल डिवीजन के पहले जो राइबोसोमल आरएनए जीन होंगे वो अनकंडेंस अनक्वाइल्ड रहेंगे। तो अगर वो अनक्वाइल्ड रहेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी अंडरगोइंग ट्रांसक्रिप्शन, और जब उनमें ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ढेर सारा राइबोसोमल आरएनए फॉर्म करेगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ राइबोसोमल आरएनएज एंड अनक्वाइल्ड राइबोसोमल आरएनए जीन, एक फाइब्रिलर पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और ये जो फाइब्रिलर पार्ट होगा जिसमें ढेर सारा राइबोसोमल आरएनए होगा, ये राइबोसोमल आरएनए दे बिगिन टू एसोसिएट विथ बेसिक प्रोटीन, और जब वो बेसिक प्रोटीन के साथ जुड़ेंगे देन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स वुड बी फॉर्म। दिस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली डेवलपिंग राइबोसोमल सब यूनिट। वो डेवलपिंग राइबोसोमल सब यूनिट होने जा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लेकर के देखें कि यहाँ जो राइबोसोमल आरएनए जीन था, अगर ये अनकॉइल कर गया और इसके अनकॉइल करने के साथ ही लेकर के अगर आप देखें कि यहाँ पे ढेर सारा राइबोसोमल आरएनए अगर बनने लगा, तो बहुत सारे राइबोसोमल आरएनए के बनने की वजह से ये पूरा का पूरा हिस्सा जो होगा इट विल बिकम फाइब्रिलर।
और ये जो फाइब्रिलर पार्ट होंगे दे विल बिगिन टू एसोसिएट विथ, ये फिर एसोसिएट करना शुरू करेंगे बेसिक प्रोटीन के साथ, और अगर ये बेसिक प्रोटीन के साथ जुड़ेंगे तो फिर इस तरह का ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर बहुत सारा यहाँ पे आपको डेवलप करता हुआ दिखेगा। और यही जो स्ट्रक्चर होगा, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दिस वन एज न्यूक्लियस। तो बाहर का ये हो गया ग्रेन्युलर जोन, दिस वन इज ग्रेन्युलर जोन, ये हिस्सा हो गया सेंट्रल फाइब्रिलर जोन, और इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो फिर बन गया क्या चीज़, न्यूक्लियस। डायग्राम से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये किसी भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के द्वारा घिरा हुआ नहीं होगा। अब रही बात कि सेल डिवीजन के समय ये डिसअपीयर क्यों करेगा, तो देखो जब कभी भी सेल डिवीजन प्रारंभ होगा तो जितने अनक्वाइल्ड जीन होते हैं दे बिगिन टू क्वाइल, तो जब उनकी क्वाइलिंग होगी, कंडेंसेशन जब होगा तो नेचुरली जो राइबोसोमल आरएनए जीन्स है वो भी कंडेंस और क्वाइल करेंगे, और ये जो राइबोसोमल आरएनए जीन कंडेंस और क्वाइल करेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी क्वाइलिंग के साथ ही, कंडेंसेशन के साथ ही उनका ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन अगर बंद हो गया तो राइबोसोमल आरएनए नहीं बनेंगे, और नेचुरली राइबोसोमल आरएनए अगर नहीं बनेंगे तो ये फाइब्रिलर हिस्सा ग्रेजुअली डिसअपीयर कर जाएगा, और जब राइबोसोमल आरएनए ही नहीं होंगे तो फिर ये बेसिक प्रोटीन के साथ जुड़ करके राइबोसोमल सब यूनिट कैसे बनाएगा, नहीं बनाने जा रहा है। एंड दैट्स वाई जैसे ही सेल डिवीजन प्रारंभ होगा न्यूक्लियस जो होंगे दे विल डिसअपीयर। क्यों डिसअपीयर किए, तो राइबोसोमल आरएनए जीन के कंडेंसेशन और क्वाइलिंग की वजह से जो राइबोसोमल आरएनए हैं उनका फॉर्मेशन ब्लॉक हो जाएगा। जब राइबोसोमल आरएनए नहीं रहेंगे तो फिर उनका किसी बेसिक प्रोटीन के साथ जुड़ करके राइबोसोमल सब यूनिट को बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस छोटा मुद्दा ज़रूर है, लेकिन ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट से कि अगर राइबोसोमल आरएनए जीन ओपन होगा तो न्यूक्लियस रहेगा, कंडेंस कर गया तो फिर ये नहीं रहने जा रहा। तो न्यूक्लियस का बनना और डिसअपीयर करना सेल डिवीजन के स्टेज के ऊपर निर्भर करेगा। और फिर उसके बाद बात आती है कि ये काम क्या करेंगे। तो देखो न्यूक्लियस कभी भी साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस के लिए काम करता है, कभी भी साइट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट के लिए काम करेगा। तो आज की बातचीत बस इतनी ही। एक मुद्दा हमने डेलिबरेटली आज होल्ड कर दिया है, रोक दिया है, एंड दैट इज़ क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर पे स्वतंत्र रूप से चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।